नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा के साथ हूं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मैटर पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। ओझा सर, आपको हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाकर सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सर, आप जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो आपने अधिवक्ताओं से वायदा किया था कि आप हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के रूल में संशोधन करेंगे और आपने उसको किया भी, आपने प्रस्ताव पेश किया। तो क्या वजह रही कि अधिवक्ता लोग उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो पाए या लोगों का जो है हित टकरा रहा था, वजह क्या थी? देखिए, उसमें अधिवक्ताओं का हित नहीं टकरा रहा था। प्रजातांत्रिक ढंग से हमने प्रयास किया था। कुछ अधिवक्ताओं को उसका ज्ञान नहीं था। उन्होंने इस बात के लिए एक 40-50-100 अधिवक्ता थे जिसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे अधिवक्ता थे, इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार का अलोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाना था मुझे। उनको पुनः समझा करके उनकी एक स्थिति थी कि एक आप आम सभा बुला लीजिए। इसलिए हम लोगों ने एक आम सभा 1 तारीख 1 नवंबर को 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक या जब तक चलेगी, सबको पूर्व सेक्रेटरी, पूर्व अध्यक्ष को बुला रहा हूँ। वो लोग इस पर कमियां बताएंगे, उसके बारे हम लोग कंसीडर करेंगे। सर, कुछ लोगों का ये कहना था कि ये संशोधन जो है जनरल हाउस की मीटिंग बुला के पेश करा जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। ये प्रक्रिया क्यों नहीं पालन की गई थी? नहीं, वो गलत है। रूल 54 में किसी प्रकार का संशोधन 2/3 मेजॉरिटी के सेक्रेट बैलेट से जनरल मीटिंग में होगा। ये इशू जजमेंट में भी आ गया है कि जनरल मीटिंग का सेक्रेट बैलेट का तात्पर्य होता है कि जो आप वोटिंग कराइए, जो जनरल मीटिंग में सारे अधिवक्ता आते हैं, सारे अधिवक्ता हैं जो पक्ष में दें या विपक्ष में दें। सेक्रेट बैलेट में बैलेट के द्वारा ही होना है, इसलिए वो कहना कि आम सभा वो गलत है। लेकिन फिर भी अगर लोगों की संतुष्टि है, देखिए हम ये काम बार के लिए कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए 1 तारीख को आम सभा बुला ली है, जिसमें कि हम सारे पूर्व अध्यक्ष सेक्रेटरी को बुला रहे हैं। सर, एक बात बताइए कि जैसे कि आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया कि जो है हम पेश कर रहे हैं, सबको वोटिंग करनी चाहिए, क्या अधिवक्ताओं को लोकतंत्र के उसमें भरोसा नहीं है कि उनको वोटिंग करना चाहिए था? विरोध क्यों कर गए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं जो अमेंडमेंट कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा प्रयास है कि यहाँ पे आने वाले भविष्य में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मुझे आसानी से ये बात अंदाज लग जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि मेरा बार एसोसिएशन यहाँ के ठेकेदारी में फंस जाए। गवर्निंग वाइस प्रेसिडेंट कई पदों पर ठेकेदार टाइप के लोग आ चुके जो कभी अधिवक्ता नहीं थे, इसलिए उन लोगों का हित कहीं टकरा रहा था। कह रहे हैं कि नॉन प्रैक्टिशनर जो अधिवक्ता थे उनको दिक्कत हो रही है, सही बात है क्या? ये बात मैं किसी से नहीं करूँगा जो मेरे अधिवक्ता हैं, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास होगा कि बार एसोसिएशन जो हमारे कोर्ट कैंपस के अधिवक्ताओं के द्वारा हो, बाहर के लोग ना इसमें आकर के करें, क्योंकि हम उनको बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं देने जा रहे हैं। इसलिए हमारे अधिवक्ता जो प्रैक्टिशनर हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने जो है रिजाइन कर दिया था, लेकिन कार्यकारिणी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आपका आगे क्या स्टेप होगा? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैंने चुनाव के समय ही ये कहा था कि मैं संशोधन करूंगा बाइलाज हमारा वर्तमान हमारे अधिवक्ताओं की मांग के हिसाब से नहीं है। इसीलिए मैंने चुनाव लड़ा था और 500 रुपया PPF करने की बात थी। उसके लिए मैंने प्रयास किया। अगर वो मैं प्रयास नहीं कर सकता हूं तो मुझे इस्तीफा देना, मैं अध्यक्ष बनने का कोई मैं चार्म नहीं था। और कार्यकारिणी के लोगों ने आके मुझसे बात की और बहुत सारे लगभग 1000 से ज़्यादा माननीय अधिवक्ताओं ने मुझसे कहा कि ये भागने का काम नहीं है ओझा जी, आप इसको पुनः करिए। और मैं कार्यकारिणी और अपने अधिवक्ताओं की मांग मानते हुए मैंने किया है, और जिसके तहत मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को जनरल हाउस करा रहा हूँ और 1 तारीख को जनरल हाउस है और 3 और 4 को पुनः इस पर वोटिंग कराएंगे। अच्छा, पुनः जो है लोग वोटिंग करेंगे, तो क्या आपकी बार बहिष्कार नहीं करेंगे? बहिष्कार की स्थिति रहती है, कभी कभी आदमी असंतुष्ट थोड़ा है, मैं उन सबको आम सभा में बुलाकर उनसे कहूँगा। और मैं हाथ जोड़ के सबसे आपके माध्यम से भी प्रार्थना करता हूं कि आपके हित लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। इसमें कई मुख्य मुद्दे हैं जो एक करके बता दूं कि जैसे मैं ही, कोई भी आदमी एक पद पे 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैं अपने द्वारा अपने पैर पे स्वतः कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। 2 बार आप हो चुके हैं, एक बार खाली चांस है बस। एक बात। दूसरी चीज है कि अधिवक्ता समाज के हित के लिए काम करने की स्थिति बननी चाहिए। व्यक्तिगत यहाँ पे अगर बुरा न लगे, सभी अधिवक्ताओं से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ठेकेदारी परंपरा आने वाले 5-7 सालों में आ जाएगी। इसके लिए मैंने आपसे पहले बताया कि पहले पूर्व से ही मुझे दृष्टिगोचर
हो रहा है दृष्टिगोचर की ये स्थिति ना आने पाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा सर, अधिवक्ता ठेकेदारी प्रथा अगर बार एसोसिएशन में आती है तब भी अदालत में तो योग्य अधिवक्ता ही काम करेंगे ना? नहीं, तो राजनीति अलग हो, योग्य अधिवक्ता अलग हो, ऐसा? नहीं, बार की राजनीति आपको मालूम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौशिक के केस में कह दिया है कि जो मेरा अधिवक्ता बार एसोसिएशन है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिस्टम है। अगर मेरे यहाँ अच्छे अधिवक्ता रहते हैं तभी बार एसोसिएशन सकुशल चल पाता है। इसलिए ये अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 200 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बार एसोसिएशन है सो हमारे जुडिशियल पार्ट है। जुडिशियल पार्ट है, लेकिन जजों की नियुक्ति में बार से जो है कोई राय नहीं ली जाती है, लेकिन अगर हम लोग विरोध करते हैं तो उसकी मान्यता होती है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए आप, जैसे मान लिया कि आपने बताया कि जनरल हाउस हम बुलाएंगे और 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी संशोधन के लिए। अगर बाई चांस जनरल हाउस की मीटिंग के बाद, वोटिंग के बाद 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, व्हाट वुड बी नेक्स्ट स्टेप? एक चीज़ आप बताएं, मुझे पूरा विश्वास है और इस बार भी वही लोग अराजक, माने वही लोग इसमें हावी होने का प्रयास, कि उनको मालूम था कि अगर वोट करा लेते तो शायद वो हार जाते, लेकिन फिर भी मुझे पूरे बार एसोसिएशन विश्वास है नहीं बात आएगी। तो मैं प्रजातंत्र के निर्णय, अपने अधिवक्ताओं के निर्णय को मानूंगा और मैं बता दूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं दिसंबर में चुनाव करा दूंगा। मतलब ठेकेदारी प्रथा फिर इनडायरेक्टली आप जो है स्वीकार कर लेंगे? नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन प्रजातंत्र पसंद नहीं आती नहीं आएगी तो फिर आएगा। हाँ, पूरा रहेगा, करत करत अभ्यास से जड़ में तो होत सुजान। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आपने ये बात कही थी चुनाव के दौरान अपने कि जो है 500 रुपये जो है वो फीस होगी, जिसमें 70 रुपये उसमें जाएगा, हाँ एफिडेविट पर 70 रुपये बार को जाएगा और 430 रुपये जो है अधिवक्ता के अकाउंट में जाएगा, पीएफ अकाउंट में जाएगा। ये प्रक्रिया क्या संशोधन के बाद लागू होगी या पहले? नहीं, ऐसा है कि एक चीज़ मैं थोड़ा सा भ्रांति हटा दूं, क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ताओं का एक है कि माननीय उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के परमिशन के बिना मैं नहीं कर सकता हूं, ये गलत है। हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी अधिवक्ता के हित में वो काम, जो अधिवक्ता का पैसा अधिवक्ता के लिए जा रहा है, उसमें मुझे हाई कोर्ट की परमिशन जरूरत नहीं है। वो पैसा जो मैं बार एसोसिएशन में लेता, उस पैसे की परमिशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये बात लोग अपने मन से हटा दें। दूसरी चीज़, मैं वो 70 रुपया 1 नवंबर से 500 रुपया एफिडेविट पे लगा दिया हूँ। अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं, अमेंडमेंट के द्वारा उसको मैं और पुख्ता करने जा रहा था और कार्यकारिणी के निर्णय से ये लागू होगा 1 नवंबर से 500 रुपये। और कुछ लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लागू हो गया और जो 70 रुपया लिया गया था वो मान्य नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। 31 तारीख तक जितने एफिडेविट होंगे 70 रुपये से वो भी मान्य होंगे और 1 नवंबर से 500 रुपया द्वारा जो होगा वो भी मान्य होगा, क्योंकि एफिडेविट का पैसा तो 70 रुपया ही है ना। वो 430 अधिवक्ता के लिए लिया जा रहा है, जितने लोग एफिडेविट कराएंगे उनके अकाउंट में भेज दो। ये भ्रांति हटा दें, वो जितनी भी एफिडेविट होगी सब मान्य होगी, एफिडेविट के कहीं कोई वो नहीं। अच्छा सर, इस बार आप पिछली बार अध्यक्ष रहे, तमाम ऐतिहासिक कार्य हुए, इस बार जो है अध्यक्ष रहते हुए अभी तक आपकी क्या उपलब्धि रही? आप इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, मैंने अपने कार्यकाल में आने के बाद 100 रुपया जो वकालत तांबा पे लिया जाता था उसको मैंने समाप्त किया। अच्छा। दूसरी चीज, समाप्त करने के बावजूद पिछले कार्यकाल का 39 डेथ क्लेम, 150 मेडिकल क्लेम मैंने क्लियर किया। अगर 39 को 500 से गुणा करेंगे तो लगभग 2 करोड़, अगर उसका करेंगे तो लगभग 30-40 लाख रुपया मैंने पुरानी कार्यकारिणी का दिया और अपने कार्यकारिणी का डेथ क्लेम मैंने लगभग 20 क्लियर कर दिया है, 20 से 22 या जो भी 25 आया हो। सितंबर तक का डेथ क्लेम मैंने क्लियर कर दिया है, मेडिकल मैंने सितंबर तक का क्लियर कर दिया है और एक एफडी नहीं तोड़ा। बार एसोसिएशन के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, आप पता कर लीजिए, एक एफडी मैंने नहीं तोड़ा और आपके उसी पैसे से मैंने आपको दिया। तो आप सोच लीजिए, अगर ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो एफडी भी नहीं टूटेगी और आपको सबको पैसा मिल जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जब आप संशोधन पेश ही कर रहे थे तो बार बार ये बात उठती है कि बार एसोसिएशन का कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए, आपने वो उसको बढ़ाया नहीं जबकि आप लड़ने भी नहीं जा रहे थे? नहीं, आप वो देखिए, 2 साल और 1 साल का इशू होना चाहिए, क्योंकि बढ़ेगा तो उसी में ना, संशोधन के द्वारा। हमारे लिए नहीं बढ़ना, हमारे लिए नहीं बढ़ना है, वो नहीं, मतलब आगे की तिथि में लागू होता है जी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, मैं इस जो मेरा 500 रुपया हो जाएगा तो जो ड्यूज का करप्शन है वो समाप्त हो जाएगा। एक बात है, ड्यूज नहीं जमा करना पड़ेगा किसी को, उसी से कट जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर अध्यक्ष या कार्यकारिणी अच्छी आ गई तब तो ठीक है, और खराब आ गई तो फिर भारी पड़ जाता है। चलिए सर, आप जो है मेरा ये 2 सवाल और है अंत में, कि जो है बार एसोसिएशन का चुनाव इस बार जो है
कब होगा? संशोधन के अनुसार अपर मार्च अप्रैल में होगा या फिर नहीं, मार्च अप्रैल की बात नहीं आती है, फरवरी मार्च में चुनाव की बात थी। अगर संशोधन हो, मैं एक चीज बता दूं, संशोधन में व्यवस्था है कि इल्डर कमेटी इंडिपेंडेंट बॉडी हो जाएगी, वो कार्यकारिणी से इतर रहेगी, इलेक्शन कमीशन की तरह काम करेगी, वो अपने ढंग से जनवरी से वो इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करेगी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इलेक्टोरल कॉलेज तैयार हो जाएगा, सेकंड में ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि वो फाइनल लिस्ट हो जाएगी, 15 फरवरी तक फाइनल लिस्ट, और 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में चुनाव हो जाएगा, और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में चार्ज दिया जाएगा। ये व्यवस्था अमेंडेड बायलॉज में है। अगर लेकिन अमेंडमेंट हमारी कार्यकारिणी माने जनमानस नहीं मानता है तो मैं 15 नवंबर को कार्यकारिणी की मीटिंग बुला लूंगा और दिसंबर में चुनाव करा दूंगा। इसलिए मुझे कोई नहीं है, कोई लालच नहीं है। ना कतई कोई पद का लालच नहीं। एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज है कि अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिस्टम में मुझे ले आना पड़ता है। क्यों मैंने किया अप्रैल टू अप्रैल, वो इसके माने 1 अप्रैल से अगले अप्रैल तक, इसलिए कि जो हमारा कैलेंडर ईयर है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, अप्रैल टू अप्रैल चलता है, इसलिए मैंने उसकी व्यवस्था की। दूसरा चीज, चुनाव अगर गर्मी में होता है तो बड़े पसीने होते हैं, बड़ी हमारी बार है, इसलिए फरवरी मार्च में होगा तो गर्मी कम रहेगी, अच्छे ढंग से अपना चुनाव कर लेंगे, वोटिंग कर लेंगे, प्रचार कर लेंगे। अच्छा सर, अंत में जो है इस सब सिस्टम को लेकर के आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया अमेंडमेंट को आप पढ़ लीजिए। ये अमेंडमेंट आपके लिए मैंने किया है, अपने लिए नहीं किया है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारा जूनियर मेंबर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा और ढेर सारी भ्रांतियां लोग कर रहे हैं। कृपया इससे भ्रांति से हट करके आप वोट डालिए। आपका भविष्य है, मेरा भविष्य है, और हाई कोर्ट अगर अच्छे अधिवक्ताओं द्वारा चलाया जाएगा तो आप भी सुरक्षित हैं, न्याय व्यवस्था सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको, आपको भी, आपके पूरे जो आपके द्वारा आपका ग्रुप है उसके द्वारा, और पूरे अधिवक्ताओं को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. ओझा जी थे, जिन्होंने बताया कि जो इन्होंने संशोधन पेश किया है वह अधिवक्ताओं के हित में है। आपका कहना है कि आगे गैर प्रैक्टिशनर हावी ना हो जाएं, उनसे बचाव के लिए और अच्छे अधिवक्ता बार एसोसिएशन में आवें, इसलिए संशोधन किया गया है और इसमें सबको भाग लेना चाहिए और मतदान में हिस्सा लेना चाहिए और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे भी हम आपको आर.के. ओझा जी से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।